हम लोग आज प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि लाइन लिखी हुई है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवार पर दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास हेडिंग है लोकसभा महासचिव। समझिए, लोकसभा महासचिव भैया ना, ये लोकसभा का अस्थाई पदाधिकारी होता है। सबसे पहले तो ये क्या है, अस्थाई पदाधिकारी। लोकसभा महासचिव, इसको लिखते रहिए, लोकसभा का महासचिव क्या होगा, लोकसभा का अस्थाई पदाधिकारी होगा। ये अपनी उम्र के 60 वर्ष तक अपने पद पर क्या होगा, बना होगा। ठीक, इसका इलेक्शन नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, इसका निर्वाचन नहीं होगा, इसका निर्वाचन नहीं होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का क्या होगा, सदस्य होगा। समझिए इस चीज को। उसका निर्वाचन नहीं होगा, मतलब उसको हम लोग नहीं चुन सकते या संसद के लोग नहीं चुन सकते हैं। वह हमेशा या तो डीएम होगा या कोनो और वरिष्ठ अधिकारी होगा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी होगा। इसके बाद में यहां देखिए, इसका जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति ही इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक, लिखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति स्वयं करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा। अगला पॉइंट, अच्छा, लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी नहीं, लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा का सबसे बड़ा नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री स्वयं। इसमें देखिए, ये लोकसभा का अस्थाई पदाधिकारी है। एक बार जो व्यक्ति बन गया लोकसभा का महासचिव, तो वो अपने उम्र के 65 वर्ष तक उस पद पर क्या होगा, बना रहता है। ठीक, उत्पल कुमार देव जी हैं, वही वर्तमान समय में इसके क्या हैं, महासचिव हैं। लिख लीजिए, इसको बनाइए पहले। लिखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह जी हैं। ठीक, उत्पल कुमार सिंह है, ये वर्तमान समय में लोकसभा के क्या है, महासचिव। अच्छा, उत्पल कुमार सिंह का काम क्या है, या लोकसभा महासचिव का कार्य क्या है, संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति फोन करता है किसके पास, उत्पल कुमार सिंह के पास फोन करेगा और कहेगा हमको बुलाना है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के दौरान उत्पल कुमार सिंह क्या करेंगे, सबके पास एक एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस का मतलब है कि संयुक्त बैठक में विशेष बहुमत से लोग उपस्थित हो। गणपूर्ति नहीं होता है, गणपूर्ति तो होता है जब सदन चल रहा हो। ठीक, तो ये क्या करेंगे, संयुक्त बैठक का आमंत्रण पत्र भेजते हैं। कार्य क्या है, संयुक्त बैठक का आमंत्रण पत्र भेजना। इनका काम क्या होगा, संयुक्त बैठक का आमंत्रण
पत्र भेजना। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 108। ठीक। संयुक्त बैठक को हमेशा बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये केवल नोटिस भेजते हैं, आमंत्रण पत्र भेजेंगे, न्योता भेजते हैं ये, और न्योता के दौरान उसमें विशेष बहुमत से लोग क्या होंगे? उपस्थित होंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। अगला पॉइंट, जैसे संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक का पहला भाषण, पहला संबोधन कौन करेगा? राष्ट्रपति स्वयं करता है। और जैसे राष्ट्रपति पहला भाषण दे देगा तो राष्ट्रपति उसमें वो बोलना चाहता है कि सड़क परिवहन पे इतना रुपया दिया गया, या जहाज रानी को इतना रुपया दिया गया, या फिर खाद्यान्न मंत्री को इतना रुपया दिया गया, ये काम हुआ क्यों नहीं? तो जो मंत्री वर्तमान समय में वो उपस्थित, पहला काम तो संयुक्त बैठक के दौरान सारे कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे। किसी के पास बहुत दिक्कत ना हो, आने के लायक है, मतलब शारीरिक कोई प्रॉब्लम ना हो और भारत से बाहर ना हो, तो संयुक्त बैठक में उस व्यक्ति को आना क्या है? अनिवार्य है। कैबिनेट मंत्री जो भी होंगे वो संयुक्त बैठक में हर हाल में आएंगे, बाकी मंत्री चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन आमंत्रण पत्र जिसके पास गया होगा उसको आना यकदम यकदम क्या है? अनिवार्य है। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, लिखो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित प्रमुख तथ्य। भारत, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, अभी एक दो पॉइंट बचा है, जैसे कुछ अनुच्छेद बचे तुमको समझा दे, इसको हटाए। कुछ अनुच्छेद लोकसभा राज्यसभा से बचे हैं, ये कॉमन अनुच्छेद होते हैं अगर पता हो तो। ठीक। वही अनुच्छेद लोकसभा में भी काम करेगा, वही अनुच्छेद राज्यसभा में भी काम करेगा। ठीक। कुछ कॉमन अनुच्छेद है, लिखिए, लिखिए अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। 99 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की शपथ। ठीक। अब शपथ हो जाएगी तो थोड़ा सा अनुच्छेद हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे क्योंकि हमें समझाना है। अब आप लोकसभा में गए तो आपकी शपथ हो गई। ठीक। अब लिखिए अनुच्छेद 84। क्या चीज? 99 में है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की शपथ। 99 में है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ। ठीक। ठीक। चौरासी में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यता। क्या उनके पास योग्यता होनी चाहिए? योग्यता किसी को पता है? योग्यता नंबर 1 वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। योग्यता नंबर 2, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 25 साल की उम्र, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो 30 साल की उम्र। अगला पॉइंट, वो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में क्या हुआ हो? पैदा हुआ हो। जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक। ये सब इसकी क्या है? योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 84 में क्या है? दोनों सदनों की योग्यताएं। लोकसभा और राज्यसभा की क्या है? योग्यता। अनुच्छेद 83 में लिखिए, 83 में दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल। दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक। दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल। 100 में क्या है? 100 को बोलते हैं कोरम। ठीक। कोरम का मतलब गणपूर्ति। गणपूर्ति में 1/10 सदस्य क्या होंगे? उपस्थित ही होने चाहिए। लोकसभा की बैठक डेली डेली बैठती नहीं है, जिस दिन बैठेगी उस दिन 1/10 सदस्य क्या हो? 100 सदस्य में 10 सदस्य उपस्थित हो। ठीक। अगला लिखिए,
अनुच्छेद 100 में क्या है? गणपूर्ति। अनुच्छेद 106 में है दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन। ठीक, दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन 106 में है। ठीक ठीक, हो गया। देखो इधर लिखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक, हो गया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों की भी हम लिस्ट भी बनवाएंगे। ठीक, पहले उनका कारनामा देखिए क्या है। भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो एक एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट जैसे कैसे है कि सबसे कम उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना, सबसे ज्यादा उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव के बाद पद को छोड़े, कौन प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही पद छोड़ दिए, कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, ऐसे किन किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, कौन कौन व्यक्ति आज तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना है, यहां से क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो एक व्यक्ति थे, नंबर एक, पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे। एक थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और एक व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। पहला काम तो यही व्यक्ति है जो कभी भी संसद के सामना नहीं किए हैं, याद है कि नहीं? चौधरी चरण सिंह 2 साल प्रधानमंत्री थे और कभी संसद में गए ही नहीं। सोचो कितना बड़ा ताकत रही होगी, संसद का सामना ही नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं ये। अभी ये भी तुमको लिखवाएंगे हम। ठीक, तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। विश्वास प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि सदन में आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर आप सदन में अपना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, अगर आपको साधारण बहुमत मतलब 51% से कम लोग सपोर्ट करेंगे तो आपका प्रधानमंत्री का पद छिन जाएगा, सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो इन दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन दोनों ने अपना पद क्या किया था? रिक्त कर दिया था। याद ना, 17 दिन का प्रधानमंत्री, दोबारा भी बने थे ये, लेकिन ये 17 दिन के बने थे भी, पहली बार 17 दिन, फिर पूरा कार्यकाल पूरा किया। लिखिए लिखिए, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी दो ऐसे प्रधानमंत्री थे, दो ऐसे प्रधानमंत्री थे दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 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 सदन में विश्वास प्रस्ताव आने से पूर्व ही, जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव आने से पूर्व ही अपना पद रिक्त कर दिया, अपना पद रिक्त कर दिया। ठीक, अपना पद रिक्त कर दिया। फिर दो महान आत्माएं हुई। विश्वास का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, एक व्यक्ति है एच.डी. देवगौड़ा। इन दोनों के खिलाफ भी सदन में यह चल रहा था कि विश्वास प्रस्ताव लाओ, इनको हटाओ। ठीक, तो
ये दोनों मतलब अलग अलग समय पर दोनों प्रधानमंत्री हैं। दोनों लोगों ने कहा पहले लाओ विश्वास प्रस्ताव, पास करो तो हम हटेंगे। अरे रिस्क लो थोड़ा सा भाई, ठीक। तो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, विश्वास प्रस्ताव पास हुआ तब इन्होंने ससम्मान अपने पद को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक। लिखिए अगली लाइन से, लिखो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। सही चल रहा है, ये चलता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा, ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सदन में विश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ा। जिन्होंने सदन में विश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ा, ठीक ठीक। आगे चलिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये बेचारे प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के हट ही नहीं रहे थे, पता है कि नहीं। प्रधानमंत्री 1947 से बने, और कब तक थे, 1962 की 64, बताइए भैया। ये पद को छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। देखो एक प्रस्ताव होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। तो इनके ये पहले और अंतिम प्रधानमंत्री हैं, अभी तक किसी खिलाफ आया नहीं है। ये पहले और अंतिम प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक। तो लिखिए पंडित, लिखिए जे.एल. नेहरू, समझने के लिए अगर समझदार हो तो नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लीजिए। लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक ठीक। आगे सुनिए, इधर देखो, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद आई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद आए राजीव गांधी। यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो इधर। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उनके कार्यकाल के दौरान, पता ही नहीं। तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, कार्यवाहक, जिसका नाम था क्या, गुलजारी लाल नंदा, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर से गुलजारी लाल नंदा को ही क्या बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा, ठीक। इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई तो राजीव गांधी, इनके छोटे मतलब बच्चे हैं इनके, तो राजीव गांधी को तुरंत क्या बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हो गई थी, ठीक, समझिएगा। तो लोकसभा चुनाव के दौरान हुई तो कार्यवाहक बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चुनाव के दौरान हुई तो अगला व्यक्ति बन जाएगा, ठीक। तो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, और आज तक भारत में 2 लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। 2 लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, गुलजारी लाल नंदा और राजीव गांधी। राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने,
लेकिन जनता की सहानुभूति थी, जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, ये चुनाव जीते और परमानेंट प्रधानमंत्री बन गए ये। ठीक हो गया ना। लिखिए लिखिए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है। लिख लो, समय हो गया है। क्या हुआ, थक गई? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी, अगर पता हो तो। ठीक। इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? गोली मार दी गई थी। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक। लिखिए राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। लास्ट लाइन लिखिए आज तक 2 व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। आज तक 2 व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। एक का नाम है गुलजारी लाल नंदा और दूसरे का नाम है राजीव गांधी। इसी के आगे कल देखेंगे। ठीक।